नमस्कार साथियों। आज हम पीओ एक्ट और एनआई एक्ट को डील करने वाले हैं। दोनों एक्ट के अधीन जो जो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न प्री के अकॉर्डिंग बन सकते हैं उनको लेकर हम ये क्लास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एनआई एक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना सिखाऊंगा कि एनआई एक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पर्पज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो प्री में आ सकते हैं। एनआई एक्ट पूरा नहीं पढ़ना है। एनआई एक्ट जो हिंदी वालों के लिए प्रक्रम में लिखित अधिनियम है, उनको केवल और केवल अध्याय 17 या चैप्टर 17 पढ़ना है। एनआई एक्ट का सेक्शन 138 से लेकर 148 तक। 148 नहीं जुड़ी है, आप कहीं के पुराना बयान होगा वहां केवल और केवल 147 ही सेक्शंस होंगे। तो 138 से शुरू करते हैं चैप्टर 17। इसकी आपको प्रवर्त दिनांक वगैरह बिल्कुल नहीं देखनी है एनआई एक्ट की, ना कोई प्रीवियस सेक्शन देख लें। ओनली चैप्टर 17 से कुछ क्वेश्चन निकालने हैं और एक दो केस लॉज हैं वो देखने हैं। बाकी ज्यादा इसमें से नए केस लॉज पूछ लिए जाते हैं, तो आप 2023 और 2024 के लीडिंग जजमेंट चेक कर लेना। मैं भी कोशिश करता हूं कि शाम तक जैसा मेरे पास समय उपलब्ध होता है मैं केस लॉज एक कागज पर राइट डाउन करके और आपके ग्रुप पर सेंड करवाने का प्रयास करता हूं। चैप्टर 17 खाते में अपर्याप्त राशि के संबंध में चेक बाउंस होने के लिए पेनल्टी क्लोज की बात करता है। यहां से सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इसकी हेडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आपको खाते में अपर्याप्त निधि के कारण चेक बाउंस होगा, चेक अनादरण होगा। कि जब आप कोई चेक लगा रहे हैं, वो अगर वो चेक लगाने के बाद आपके खाते में जो चेकिंग अमाउंट आपने भरा चेक में वो अमाउंट नहीं है तो चेक बाउंस हो जाएगा। तो एक तो हेडिंग देखना इसकी सेक्शन 138 की। उसके बाद डायरेक्ट पेनल्टी क्लोज देखना, 2 ईयर का कारावास दे रखा है या जुर्माना दे रखा। फाइन कितना होगा? चेक अमाउंट से दुगना। ये देखो, चेक की रकम से दुगना, 2 वर्ष तक की सजा, चेक के अमाउंट से दुगना या दुगना। तो ये फाइन डबल फ्रॉम चेक अमाउंट, डबल फ्रॉम चेक अमाउंट या फिर बोथ, तीनों सजा कि 2 वर्ष तक का जुर्माना या 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो चेक की रकम का दुगना हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। 2 क्वेश्चन, पहला हेडिंग बनेगा, दूसरा इसकी शास्ति बन सकती है, पेनल्टी क्लोज बन सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इस सेक्शन से बनेगा तो यह बनेगा कि आपने चेक बाउंस होने से कितने दिन के अंदर नोटिस देना होता है। चेक बाउंस हो जाता, अनादरत हो जाता, उससे कितने दिन के अंदर नोटिस देना होता है? तो 30 दिन के अंदर। जैसे ही चेक को पाने वाला धारक असंदक होकर लौटाए जाने की बाबत बैंक से सूचना प्राप्त करता है, जैसे उसके पास बैंक से सूचना आती है कि आपने जो चेक लगाया था वो बाउंस हो गया, उससे 30 दिन के अंदर जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया था, जिस व्यक्ति ने चेक पे साइन किए थे, जिसके अकाउंट की चेक बुक से चेक जारी किया गया था, उसको 3 दिन के भीतर आपको 30 दिन के अंदर आपको लिखित नोटिस देना होता है कि आपका चेक बाउंस हो गया, आप पैसा संदाई कीजिए। और जैसे ही वो सूचना उसके पास पहुंच जाती है, नोटिस, उससे 15 दिन के अंदर, विद इन 50 डेज। तो यहां चेक बाउंस से 30 दिन में नोटिस, 1 लाइनर बना लेना कि चेक बाउंस से 30 दिन में नोटिस देना है। और यहां पर नोटिस से 15 दिन में पे करेगा। तो चेक बाउंस होने के बाद क्या प्रक्रिया है जब अपराध बनेगा? तो सबसे पहले चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया, तो चेक बाउंस होने के बाद आपको 30 दिन का उसको नोटिस देना, 30 दिन के अंदर उसको नोटिस देना है कि आप इसका पेमेंट करो। जो चेक आपने दिया था उसका बाउंस हो गया, तो आप लिखित, जैसे आप उसको चेक बाउंस की सूचना आपके पास आती है, आप उससे 30 दिन के अंदर उसको नोटिस दो कि आप ये पेमेंट करो। और जैसे ही वह सूचना वो प्राप्त कर लेता है, तो सूचना प्राप्ति से 15 दिन के भीतर पेमेंट करता है तो ठीक है, वरना आपके पास केस करने के लिए एक ग्राउंड उत्पन्न हो जाता है कि हमारा जो चेक बाउंस हुआ था, हमने उसको इन्फॉर्म भी किया था कि आपने जो चेक दिया वो बाउंस हो गया, और इन्फॉर्म करने के 15 दिन में भी उसने किसी प्रकार का पे ऑफ नहीं किया, हमें किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया, तो अब आप केस कर सकते हो और न्यायालय आपका संज्ञान ले सकता है। तो ये संज्ञान लेने से पूर्व की सभी आवश्यक शर्तें सेक्शन 138 में दे रखी। या तो हेडिंग पूछेगा
138 का, या ऐसे पूछ सकता है कि किसी अपराध के संज्ञान के एनआई एक्ट के अधीन किसी अपराध के संज्ञान के लिए आवश्यक शर्तें किस धारा में बताई गई है, तो धारा 138 में ये बताई गई है। 138 से 3 चीजें, तो ये अंदर की बातें, 2 ईयर फाइन, चेकेबल अमाउंट का दुगना या दोनों, चेक बाउंस से 30 दिन में नोटिस, नोटिस प्राप्ति से 15 दिन के अंदर पेमेंट। और 138 का हेडिंग, एक तो जो लिखा हुआ है ये हेडिंग देख लेना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एनआई एक्ट के अधीन अपराध का संज्ञान के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, या अपराध के संज्ञान के पूर्व क्या आवश्यक शर्तें हैं, उसके रूप में धारा 138 को पूछा जा सकता है। बाकी 138 से ये 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा। 139 में हेडिंग सफिशिएंट है कि जो भी चेक किसी ने पे किया उसके बारे में ये प्रिजम्पशन करेंगे कि उसने किसी का कर्जा चुकाने के लिए या कोई लाइबिलिटी थी वो चुकाने के लिए वो चेक दिया होगा। ये कोर्ट प्रिजम्पशन करके चलेगी किसके पक्ष में, जिसने चेक धारण किया। चेक के 2 पक्ष होते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे चेक होता है, चेक को लिखने वाला होता है, यहां पे जो आपको साइन करके देता है उसको कहते हैं लेखीवाल, चेक का लेखीवाल। और दूसरा जिसको हम ये चेक पकड़ाते हैं कि ये ले तेरे पैसे के बदले में चेक दे रहा हूं, तो वो होता है चेक का धारक। और धारा 139 क्या बात कर रही कि जो चेक को पाने वाला है, जिस व्यक्ति ने चेक पाया, उसके बारे में न्यायालय ये मान के चलेगा कि चेक के धारक ने उसको कोई ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए प्राप्त किया था। ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने चेक चुराया था, उसको रोड पे पड़ा हुआ चेक बुक मिल गई थी, उसमें साइन हुए थे, उसने ले लिया। ये प्रिजम्पशन करके चलेंगे कि जिस व्यक्ति के पास आप चेक है, उस व्यक्ति के पास चेक इसलिए आया होगा कि सामने वाले को कोई ऋण दिया होगा, कोई दायित्व होगा, उस दायित्व को चुकाने के लिए उसने धारक को चेक दिया होगा। तो ये धारक के पक्ष में एक प्रिजम्पशन करके चल रहा है कि जो व्यक्ति बैंक के अंदर चेक लगा रहा है, साइन हुआ, उसके बारे में यह मानेंगे कि उसने वो चेक किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन के बदले में लेखीवाल से प्राप्त किया होगा। पर आप इसको अदरवाइज भी साबित कर सकते हो, जब मेंस के पर्पज से पढ़ेंगे वहां बताएंगे कि अगर आप कह देते हो कि सर मेरी उस दिन चेकबुक चोरी हो गई थी और मैंने एफआईआर भी लॉन्च की थी चेकबुक के संबंध में, और एक सूचना जो आपको अखबार के अंदर देनी होती है कि मेरी चेकबुक चोरी हो गई है, जिस किसी को भी मिले, वैसी मैंने सूचना भी दे दी थी, सारी फॉर्मेलिटीज कर ली थी। अब जो चेक इसके पास है वो उसी चोरी हुई चेकबुक से पाया है, तो वहां पर ये प्रिजम्पशन रिवर्ट हो जाती है। बाकी 139 कहता है कि चेक के धारक के पक्ष में न्यायालय प्रिजम्पशन करके चलेगा। ऑब्जेक्टिव के पर्पज से केवल हेडिंग, चेक के धारक के पक्ष में न्यायालय द्वारा उपधारणा की उसने ऋण और किसी दायित्व के उन्मोचन के लिए वो चेक प्राप्त किया था। 140 हेडिंग भी इसकी मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता कि इस सेक्शन से कोई क्वेश्चन आएगा। बस एक बात लिखी हुई है इसमें कि आप जिसने भी चेक साइन करके दिया है, चेक का लेखीवाल है, वो इस बात का प्रतिरक्षा नहीं ले सकता, मतलब कोर्ट के दौरान अपना डिफेंस नहीं ले सकता इस बात का कि उसको पता नहीं था जिस दिन चेक साइन किया सर उस दिन तो मुझे यह मालूम नहीं था कि मेरे खाते में से किसी ने पैसे निकलवा लिए, पत्नी ने निकलवा लिए, या मैं भूल गया था सर मैंने एक बार 50,000 निकलवा लिए थे और मैंने गलती से 1 लाख का चेक साइन कर दिया, उस दिन मेरे अकाउंट में 50,000 थे। तो आपको कि चेक जारी करते वक्त आप पर लाइबिलिटी डाली जाती है लेखीवाल पर कि आपको पूर्ण पता होना चाहिए जितने का अमाउंट मैं चेक पर लिख रहा हूं उतना आपके खाते में जिस दिन ये चेक लगेगा उस दिन होना चाहिए। तो किसी प्रकार का डिफेंस अनुज्ञात अभियोजन को, प्रोसिक्यूशन को नहीं किया जाएगा कि उसके खाते में पर्याप्त राशि थी नहीं थी, उसे विश्वास था विश्वास नहीं था। तो यहाँ प्रतिरक्षा डिफेंस के लिए बात कर रहा है। हेडिंग पढ़ के जा सकते हो, बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 141 कंपनी के द्वारा अपराध किया गया है, दो लोग लाइबल होते हैं, एक स्वयं कंपनी लाइबल होती है जिस कंपनी का चेक बाउंस हुआ है, और दूसरा कौन, कंपनी का प्रभारी व्यक्ति। प्रभारी व्यक्ति में कोई निदेशक हो सकता है, कोई सचिव हो सकता है, प्रधान अधिकारी हो सकता है, या बाहर साधक व्यक्ति हो सकता है, ये दोनों लाइबल होंगे। पर गवर्नमेंट कंपनी के संबंध में एक विशेष बात करेगा ये कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ओएनजीसी है, कोल इंडिया है, ये सब सरकारी कंपनी है। इन कंपनियों में डायरेक्टर जो बनाए जाते हैं, निदेशक मंडल होता है,
उस निदेशक मंडल को राजनीतिक नियुक्तियां की जाती है, उनको कुछ पता नहीं होता। जैसे मैं ओएनजीसी के डायरेक्टर की बात करूंगा, ओएनजीसी के डायरेक्टर पर भाजपा के जो प्रवक्ता है संबित पात्रा, ये पद धारण करते ओएनजीसी के डायरेक्टर हैं, और डायरेक्टर को पर महीने 10 लाख रुपए पेमेंट करते हैं एज ए डायरेक्टर पे पद पे कार्य करने के लिए। तो एक राजनीतिक नियुक्ति है कि भाजपा के प्रवक्ता ओएनजीसी के डायरेक्टर बन के बैठे हैं, उनको 10 लाख रुपए पेमेंट मिलता है, इसीलिए वो भाजपा की तरफ से प्रवक्ता का काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है उसी को प्रवक्ता बनाया जाता है। पर अब मान लो कि ओएनजीसी का कोई चेक बाउंस हो जाता है, चेक बाउंस होने की कंडीशन में जैसा कि मैंने बता दिया, प्रभारी व्यक्ति होगा उसमें डायरेक्टर, भार साधक या अन्य जो भी उस समय कंपनी के निदेशक पद पर है, डायरेक्टर के पद पे है, वो सभी लाइबल होंगे। पर ये संबित पात्रा को तो पता ही नहीं ओएनजीसी में क्या चल रहा है, उसने कोई चेक भी दिया है क्या, चेक बाउंस भी हो गया क्या। तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति हुई है राज्य सरकार के आदेश के केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा, और वो उस समय कंपनी का भार साधन नहीं देख रहे, सिर्फ राजनीतिक नियुक्ति है, डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया ताकि एक पेमेंट वहां से मिलता रहता है। एक तरह से टोटल वही चीजें जो आरपीएससी में आप जानते हो मेंबर बनाए जाते हैं, या ये जो पीपीएपीपी या जनरल एडवोकेट जनरल से, या ये सारी राजनीतिक नियुक्तियां होती है, तो वैसी टाइप की नियुक्तियां उनको एक्चुअल में पता नहीं ओएनजीसी में चल क्या रहा है, कितना रेवेन्यू हासिल करती है ओएनजीसी, क्या काम कर रही है क्या नहीं, पूरा उनको कुछ पता नहीं होता। मीटिंग्स वगैरह में जाता है, साइन किया, अपने 10 लाख रुपए का अमाउंट लिया, मंथली हर मंथली जो डायरेक्टर को पेबल अमाउंट होता है वो आ जाता है, काम खत्म हो जाता है। तो इन लोगों की लाइबिलिटी नहीं होगी, यह हम अगले परंतुक में अभी पढ़ेंगे। तो कंपनी द्वारा अपराध किया जाता है तो एक तो हेडिंग्स देख लो कि इसका हेडिंग इंपॉर्टेंट है, और कंपनी जब भी अपराध करेगी तो एक तो कंपनी लाइबल होगा, एक कंपनी का प्रभारी व्यक्ति, चाहे वो डायरेक्टर के रूप में हो, सचिव के रूप में हो, या अन्य भार साधक व्यक्ति के रूप में हो। इस परंतुक की जो मैं बात कर रहा था, ये परंतुक कह रहा था कि जब कोई व्यक्ति को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रण में, उसके कंट्रोल में या उसकी ओनरशिप के कोई वित्त निगम की में कोई पद धारण करता है, या नियोजन में निदेशक के रूप में उसको नॉमिनेट किया जाता है, जैसे मैं संबित पात्रा का उदाहरण दे रहा था, तो वो अभियोजन का दायी नहीं होगा, उसके खिलाफ चेक बाउंस का केस नहीं चलाया जा सकता, भले ही वो कंपनी का डायरेक्टर है। क्लियर है? 141 से केवल हेडिंग देखो, हेडिंग के बाद दो चीजें याद रखो, कंपनी का जब भी कोई चेक बाउंस होगा तो कंपनी लाइबल होगी, साथ में कंपनी का भार साधक व्यक्ति जो उस समय उसका काम देख रहा है वो लाइबल होगा। और भार साधक भी साबित कर देता है कि मैंने तो पूरी सतर्कता बरती थी, अकाउंट में पैसे थे, तो वो भी बच जाएगा। वो सब अंदर की बात है, पर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यह कंपनी द्वारा अपराध किए जाने पर कौन व्यक्ति लाइबल हो सकता है। पहला ऑप्शन देगा आपको कि कंपनी स्वयं, दूसरा ऑप्शन देगी आपको कंपनी का भार साधक व्यक्ति, तीसरा देगी कंपनी के सभी निदेशक, फोर्थ देगी कंपनी के निदेशक, अपवाद में कंपनी के ऐसे निदेशक जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उनको छोड़ के सभी निदेशक, ऐसा फोर्थ ऑप्शन दे देगी। तो आपको याद रखना कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा या उनकी स्वामित्वाधीन कंपनियों में जो केंद्र और राज्य सरकार किसी को अपॉइंटमेंट करती है निदेशक के रूप में, तो वो कभी भी चेक बाउंस के मामलों में अभियोजन का दायी नहीं होता। ठीक है, क्लियर है यहां से? बाकी आप किसी प्रकार का 141 से कोई क्वेश्चन मत देखना। 142 को देखना कि 142 वेरी इंपॉर्टेंट है अपराधों का संज्ञान के हिसाब से। इसकी हेडिंग्स आने की बहुत संभावना है कि अपराधों का संज्ञान कब और कैसे लिया जाएगा। सबसे पहली बात कि जिस व्यक्ति ने चेक प्राप्त किया था, जिसको हम धारक के संबोधित कर रहे थे, उसके लिखित परिवाद पर ही अपराध का संज्ञान लिया जाएगा। तो कोई भी न्यायालय किसी भी एनआई एक्ट के अधीन ऑफेंस का कॉग्निजेंस केवल और केवल चेक को का धारक होता है उसके रिटर्न कंप्लेंट पर ही लेगा। कब लेना है? जिस दिन आपने नोटिस दिया था, नोटिस देने के बाद 15 दिन के अंदर उसने पेमेंट नहीं किया, तो जैसे ही वो 15 दिन का समय गुजरता है जो सेक्शन 138 में पढ़ के आए, उससे 1 महीने के अंदर लिया जाएगा। बी पोर्शन बता रहा ऐसा परिवाद उस तारीख से 1 माह के भीतर लिया जाएगा जो 138 ग के अधीन वाद हेतु उद्भूत होता है। 138 ग वापस याद दिला दूं आपको ऊपर चल के कि आपने 138 ग में क्या पढ़ा था कि नोटिस से 15 दिन में भुगतान करना है। अगर भुगतना लिखा हुआ भुगतान देख लेना, नोटिस से 15 दिन में पे करना है। जिस व्यक्ति ने चेक साइन किया था और दिया था सामने वाले को, उसने साइन करने वाले व्यक्ति को सूचना मिल गई कि उसका चेक बाउंस हो चुका है, और ऐसी सूचना जिस दिन मिली
उस सूचना से 15 दिन के अंदर उसने पेमेंट नहीं किए तो ये 15वें दिन की समाप्ति पे जो 15 डे समाप्त होगा उसी दिन से उसको केस, उसके विरुद्ध केस करने का अधिकार सामने वाले के पास अराइज हो जाता है। और ये 15वें दिन समाप्त होने से आप 30 दिन के भीतर, इससे 30 दिन के भीतर कभी भी आप केस फाइल कर सकते हो। ये टाइम पीरियड को लेके कंफ्यूज मत होना, मैं अभी क्लास जैसे फिनिश होने लगेगी एक बार दोबारा टाइम बाउंड आपको एक चार्ट के रूप में सारी चीजें समझा दूंगा। तो कॉग्निजेंस के लिए 30 डे का टाइम पीरियड फिक्स है कि 30 डे के अंदर आपको कोर्ट के अंदर आना होगा तो ही न्यायालय कॉग्निजेंस लेगा। 30 दिन समाप्त हो गए, कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, पर आप न्यायालय का समाधान कर देते हो, विहित अवधि के पश्चात नहीं लिया जाएगा पर न्यायालय का समाधान कर देते हो कि आपके पास पर्याप्त कारण था, इसलिए आपका मामले को 30 दिन की समाप्ति के पश्चात भी परिवाद ग्रहण करना चाहिए और कॉग्निजेंस लेना चाहिए, तो न्यायालय ले सकता है। क्या ऐसा कारण हो सकता है? कोई भी ऐसा कारण हो सकता है कि जैसे मैं चेक बाउंस होने का जो दिन था मैंने नोटिस दे दिया, सामने वाले ने 15 दिन में पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं करते अगले दिन मैं अपनी बाइक लेके घर से निकला कि मैं आज चेक बाउंस का केस फाइल करने कोर्ट में लिखित परिवाद लेके फाइल करने के लिए कोर्ट में जाता हूं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मैं 1.5 महीने कोमा में रहा। एक ये युक्त कारण है कि जब मुझे ही पता था मेरा चेक बाउंस हुआ, मैं केस करने जा रहा था और मैं 1.5 महीने से कोमा में हूं, तो मैं केस 1 महीने के अंदर आ जाऊंगा। तो ऐसा कोई युक्त कारण आप पेश कर देते हो तो वहां आपको 30 दिन के अतिरिक्त भी टाइम दे सकेगा। ऑब्जेक्टिव में केवल 30 दिन का टाइम और हेडिंग, एक तो यहां से हेडिंग, दूसरा 30 डे का टाइम पूछेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव का निकलता है कि दो ही न्यायालय है जिनमें आप एनआई एक्ट के अधीन केस लेके जा सकते हो। एक तो महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और दूसरा होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इन दोनों से निचले किसी भी न्यायालय में एनआई एक्ट के अधीन कोई भी अपराध का ट्रायल नहीं कर सकता। तो एनआई एक्ट के अधीन सभी मामलों का ट्राइबल कोर्ट क्या होंगे? महानगर मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा। पर कौन सा महानगर मजिस्ट्रेट, कौन सा जुडिशियल मजिस्ट्रेट? हर जगह महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट्स खुले हुए हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स खुले हुए हैं। तो धारा 2 ये बताती है, जिसको 2015 से ऐड किया गया। 2015 से ऐड करने का एक रीजन था, यहां पर एक केस विशेष रूप से पढ़ा जाता है। मैं केस का नाम बता देता हूं कि एक केस आया था दशरथ रूप सिंह राठौड़, देख लेना यही नाम था, दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस था। इसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया कि एनआई एक्ट के अधीन मामलों का विचारण वहां किया जाएगा जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है। सीआरपीसी को टारगेट करते हुए, सीआरपीसी का जो 177 से लेकर 185 तक कॉग्निजेंस के लिए कोर्ट बता रखे, उसी को बेस बनाते हुए जजमेंट दिया गया कि एनआई एक्ट के अधीन सभी मामलों का विचारण वहां किया जाएगा जहां चेक का धारक रहता है। और इस जजमेंट ने पूर्ण रूप से एक व्यवस्था को बदलकर रख दिया कि जितने भी मामले थे वो कोर्टों से ट्रांसफर होने लगे। इसके बाद एक और केस इसमें पढ़ते हैं हम, रमन भाई पटेल वाला है, रमन भाई मधुर भाई पटेल का एक केस पढ़ते हैं। रमन भाई पटेल, मधुर भाई पटेल, ऐसा केस है वर्सेज महाराष्ट्र राज्य का ये केस है। दोनों के जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। मेन रूप से हम दशरथ रूप सिंह राठौर, इन जजमेंटों ने केसों को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया कि पीड़ित जहां रहेगा वहीं केस चलेगा। और एक ये व्यवस्था थी जो पहले से चल रही थी, उससे केसों का ट्रांसफर होने लगा। इन केसों के ट्रांसफर को रोकने के लिए एक तो 2015 अमेंडमेंट के द्वारा 142 में सबसेक्शन 2 जोड़ा गया और दूसरा 142A जोड़ी गई। ये दोनों 2015 के अमेंडमेंट से जोड़े गए। ठीक है, 2015 का एक अमेंडमेंट एक्ट आया, 2015 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये दोनों प्रोविजन जोड़े गए। इन नए प्रोविजनों ने जो दशरथ रूप सिंह राठौड़ का केस था, ये रमन भाई पटेल वाला जो केस था, दोनों के जजमेंट में जो डिसीजन आया था उसको शून्य करार कर दिया और कहा कि चेक के संबंधित मामलों का विचारण उन न्यायालयों द्वारा किया जाएगा जहां पर अगर चेक अकाउंट पे है। जब आप चेक देखते हो, ऐसा एक चेक होता है, चेक में यहां साइन करने वाला होता है जो चेक का लेखीवाल होता है, और यहां पर
एक व्यक्ति का नाम लिखता है कि इस व्यक्ति के नाम चेक है, या फिर यहां पर टू सेल्फ कर देता है, या खाली छोड़ के दे देता है, या एक अमाउंट भर के दे देता है कि ये 1 लाख रुपए के लिए चेक है। तो जो यहां पर लिखेगा, अगर यहां उसने बाय अकाउंट पे ही लिख दिया, किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया और नाम लिखने के बाद ऐसी 2 तिरछी लाइनें लगा देते हैं कॉर्नर में यूं, तो इसका मतलब होता है कि अकाउंट पे ही है। अब उस व्यक्ति का जिसका नाम लिखा है उसके बैंक अकाउंट में ही पे जाए कि वो पैसा ट्रांसफर होगा चेक से, आप उसको कैश नहीं ले सकते। अगर अकाउंट पे ही है तो जिस व्यक्ति ने चेक दिया है उसकी जिस ब्रांच में खाता खुला हुआ है उस ब्रांच पर अधिकारिता रखने वाला महानगर मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही अपराध का संज्ञान करेगा। दोबारा देखना, मैंने 142(2) में के पॉइंट में क्या बोला है कि अगर अकाउंट खाते में संग्रहण के लिए परिधित किया है, मतलब अकाउंट में पे करने के लिए अगर चेक आपने परिधित किया है, तो जिस व्यक्ति ने चेक साइन किया है, जिस व्यक्ति को चेक अनुदत किया गया है, चेक का धारक, तो उस धारक का जहां पर अकाउंट है, ये लेखीवाल जो मैंने इसमें जो अकाउंट पे के चेक होंगे उसमें चेक के धारक का अकाउंट जहां है, धारक का अकाउंट, धारक मतलब समझते हो कि जिसको चेक आपने साइन करके दिया, तो जो व्यक्ति अपने अकाउंट में पैसे लेगा चेक से, उस व्यक्ति का अकाउंट कहां है, उस जगह का महानगर मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा। इसको एक चार्ट, फ्लो चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि ये केस लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो दोबारा वीडियो रिपीट करके आप लिख लेना केस। हालांकि ये केस नहीं पूछे जाएंगे, पर यहां से एक क्वेश्चन देखो, चेक 2 प्रकार से दिया जाएगा। फर्स्ट है कि आपका अकाउंट पे ही होगा, अकाउंट पे ही, कि डायरेक्ट चेक पर लिखा होगा कि इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट में ही ये पैसा जाना चाहिए। और दूसरा होता है टू सेल्फ, या कोई भी जो व्यक्ति चेक लेके आया उसके खाते में, खाते से अन्यथा, तो इसको ये कह सकते हैं विदाउट अकाउंट पे ही चेक। तो ऐसा जो अकाउंट पे ही चेक है और जो विदाउट अकाउंट पे ही चेक है, दोनों के संबंध में कौन सा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या महानगर मजिस्ट्रेट अधिकारिता रखेगा, उसको यह बताती है 142(2) को हम देख रहे हैं। अकाउंट पे ही है तो जो चेक को धारण करता है, चेक का धारक होता है, जिसको पैसे लेने हैं चेक से, जिसको पैसे प्राप्त होंगे, तो धारक का बैंक अकाउंट जहां है, धारक का बैंक अकाउंट जहां पर है, वो शाखा जिस न्यायालय की अधिकारिता में आती है वहां पर केस फाइल किया जाएगा 142 के अंदर। तो 142(2) क्या कह रहा है, जहां बैंक का चेक अकाउंट पे के लिए दिया गया था कि इस व्यक्ति के अकाउंट में ही पेमेंट करना है, अकाउंट से अन्यथा पेमेंट नहीं करना, वहां जहां वो व्यक्ति अकाउंट रखता है, जिसको चेक दिया गया है, जिसको पैसे प्राप्त करने चेक से, उसको धारक के हम संबोधित कर रहे हैं। तो अकाउंट पे ही के मामले में जहां धारक अपना बैंक अकाउंट रखता है, उस शाखा पर जो भी न्यायालय अधिकारिता रखता है, चाहे शहर के अंदर है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और अगर गांव में ऐसी शाखा है तो वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट अधिकारिता रखता है। जो भी अधिकारिता रखता है उसके न्यायालय में केस का लिखित परिवाद किया जाएगा, रिटर्न कंप्लेंट करेंगे और वो ही कॉग्निजेंस लेगा। तो रिटर्न कंप्लेंट और कॉग्निजेंस के लिए कंपिटेंट कोर्ट कौन सा होगा, जहां अकाउंट पे के मामले में चेक का धारक अपना अकाउंट रखता है। सेल्फ के मामले में जिस व्यक्ति ने चेक को साइन किया, मतलब लेखीवाल, तो अकाउंट का लेखीवाल जहां अपना बैंक अकाउंट रखता है, जिस व्यक्ति ने आपको चेक साइन करके दिया, तो जो चेक साइन करने वाला था, जिसके अकाउंट की चेक बुक थी, वो व्यक्ति जहां अपना बैंक अकाउंट रखता है, वहां के न्यायालय में आपको लिखित परिवाद करना होगा और वो ही संज्ञान ले सकता है। तो लेखीवाल है अगर बैंक अकाउंट को लिखने वाला है। कई लोगों को लग रहा होगा ये लेखीवाल धारक क्या होता है, देखो दोबारा समझ लो, ये एक चेक है, इस चेक पर यहां पर होता है साइन, तो जो चेक साइन करता है उसी के अकाउंट में से पैसे कटते हैं, उसी के अकाउंट पे चेक बुक जारी होता है। तो जो व्यक्ति साइन करता है, जिसके अकाउंट से पैसे कटते हैं, वो होता है चेक का लेखीवाल।
और यहां लिखा होता है कि ये चेक किसके नाम से काट रहा हूं, जिस भी व्यक्ति को चेक दे रहा हूं, मैं आप लोगों को चेक दे रहा हूं कि ये चेक मैं आपको देता हूं 1000 रुपए का, तो फिर मैं आपका यहां नाम लिखूंगा प्रॉपर का, जैसे मैंने मेरे इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया कि मैं डिलीवर लो को 1000 रुपए का चेक दे रहा हूं, यहां अमाउंट लिखा होता है 1000 का। तो ये डिलीवर लो क्या है, चेक का धारक है, डिलीवर लो के हाथों में पकड़ा दिया जाएगा। ये हालांकि ये लीगल बॉडी है, पर जैसे मेरे नाम से चेक होता तो मेरा नाम लिख दिया जाता कि मेरे नाम से ये चेक जा रहा है, मेरा नाम ए होता तो मैं ए धारक हूं चेक का। तो अगर अकाउंट पी है तो धारक का बैंक अकाउंट जिस शाखा में था उस शाखा पर अधिकारिता रखने वाला न्यायालय संज्ञान लेगा। और अकाउंट पे से अन्यथा है कि अकाउंट में पे नहीं किया, सेल्फ पैसा निकलवा सकता है, या उस पे जैसा 2 क्रॉस लगा के अकाउंट पे का लोगो दिया जाता है वो नहीं दिया आपने प्रॉपर, तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने चेक को साइन किया है, जो चेक का ड्रावर है, लेखीवाल है, इंग्लिश में ड्रावर बोलते हैं, तो वो उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट जहां है वहां पर अकाउंट वो फाइल किया जाएगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे 148 की जो 142(2) की जो प्रक्रिया है। तो अगर बैंक खाते में पे किया है अकाउंट पे, ये तो धारक का अकाउंट, और अन्यथा चेक बैंक खाते में समुदाय से अन्यथा किया गया है तो ऊपरवाल के बैंक का, ऊपरवाल को लेखीवाल लिख लेना, लेखीवाल खाता बनाए रखता है। तो लेखीवाल जहां पर अकाउंट रखता है मतलब लेखीवाल का बैंक अकाउंट, लेखीवाल ड्रावर होता है जो चेक को ड्रॉ कर रहा है, लेखीवाल का बैंक अकाउंट जिस शाखा में होगा वहां पर आपको अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में कॉग्निजेंस के लिए परिवाद लेकर आना है, वही कॉग्निजेंस लेगा। क्लियर है? दशरथ रूप सिंह राठौर का केस ध्यान रख लेना, रमन भाई पटेल वाला केस याद रख लेना। 2 केस है, केस लॉज नहीं पूछे जाएंगे, पर ये दशरथ रूप सिंह राठौर के केस के जजमेंट को पलटने के लिए ये चीजें ऐड की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद 142 AB 2015 के अमेंडमेंट से एक्ट ऐड की गई थी, और 142 ए की हेडिंग देख लेना कि जो केस ट्रांसफर हुए उनके संबंध में एक बात ऐड की गई थी कि लंबित मामलों का ट्रांसफर का विधि मान्यकरण, कि जो मामले एक इस जजमेंट के बाद, दशरथ रूप सिंह राठौर के जजमेंट के बाद इधर उधर ट्रांसफर हुए, उनको लीगलिटी प्रदान की थी कि जो फाइलें जहां पर आ गई है वहां पर वैसे के वैसे ही चलने दो। उसके संबंध में मेंस के अकॉर्डिंग इसको देखा जाएगा, पर प्री के अकॉर्डिंग हमारे किसी काम का नहीं है। प्री के अकॉर्डिंग आप हेडिंग देख के जाना, हेडिंग के सिवा अंदर बिल्कुल भी एंट्री मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 143 कहती है न्यायालय का समरी ट्रायल करने की शक्ति। तो अभी लिख रखा था ऊपर कि ये कोर्ट करेंगे, इतनी सजा देंगे, उन सबको अदरवाइज करते हुए सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है कि कौन समरी ट्रायल करने के लिए कंपिटेंट होगा। सेक्शन सीआरपीसी का आप देखते हैं तो सीआरपीसी का सेक्शन 260 में लिखा हुआ है सीएमएम, एमएम, सीएमएम, सीजेएम, एमएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्पेशल एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, ये लोग समरी ट्रायल कर सकते हैं। इसलिए यहां बात लिखा है कि 260 में कुछ भी लिखा है उसको कचरा में डालिए और आप सीधा देखिए कि जेएम फर्स्ट और महानगर मजिस्ट्रेट 262 और 65, 262 से लेकर 65 के जो समरी ट्रायल के प्रोविजन सीआरपीसी में दे रखे हैं, उन प्रोविजनों को लागू करते हुए एनआई एक्ट के अधीन किसी मामले का समरी ट्रायल कर सकता है। सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी महानगर मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेक्शन 262 से 265 के प्रोविजनों को लागू करते हुए समरी ट्रायल कर सकता है। पर समरी ट्रायल करेगा तो वहां तो सजा 200, यहां पर समरी ट्रायल जब सीआरपीसी में करते थे तो 3 माह की मैक्सिमम सजा थी, पर यहां 3 माह वाला प्रोविजन लागू नहीं करके इसने कह दिया कि समरी ट्रायल कर रहे हो तो अपराधी को कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। तो ये सीधा कह रहा है कि मैक्सिमम पनिशमेंट समरी ट्रायल में दिया जा सकता है वो 1 वर्ष तक का दिया जा सकता है। तक का मतलब 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। और जुर्माना जो वहां पनिशमेंट आप 138 में कितना दे रहे थे, 2 वर्ष तक, उसको समरी ट्रायल में 1 वर्ष कर दिया कि आप 1 वर्ष तक का ही जुर्माना, 1 वर्ष तक का ही कारावास दे सकते हो। और जुर्माना वहां चेक की रकम का दुगना दे रहा था, उसको इन्होंने 5000 रुपए कर दिया है कि आप मैक्सिमम 5000 रुपए
तक का ही जुर्माना का दंडादेश पारित कर सकते हैं। तो 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 तक का जुर्माना की शास्ति समरी ट्रायल में लगाई जा सकती है। समरी ट्रायल के अधीन ये शास्ति है। विशेष रूप से याद रखना है कि जब आप समन ट्रायल कर रहे हो या स्पेशल कोई 138 के अंतर्गत ट्रायल कर रहे हो, समन चेक मामलों में समन ट्रायल किया जाता है आमतौर पर। तो जब आप समन ट्रायल कर रहे हो तो वहां पर तो 2 वर्ष तक की सजा, चेक अमाउंट का दुगना तक का पेमेंट, या फिर दोनों, 2 वर्ष तक की सजा या चेक का दुगना अमाउंट का फाइन, या फिर दोनों का कारावास दिया जा सकता है जब आप समन ट्रायल कर रहे हो 138 के अधीन। पर 143 कहता है कि जब आप चेक बाउंस के मामलों में, एनआई एक्ट के अधीन चेक अनादरण के मामले हैं, उनमें समरी ट्रायल करने जा रहे हो तो ऐसे समरी ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास महानगर मजिस्ट्रेट करेगा। 262 से 265 के प्रोविजन लागू होंगे और मैक्सिमम 1 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है दोष सिद्धि पर, और 5,000 रुपए तक के जुर्माने की शास्ति दे सकते हैं। वहां से ये प्रोविजन अलग है। ये मत पढ़ना, ये कह रहा है समरी ट्रायल के बाद बीच में लगेगी नहीं नहीं समरी नहीं, समन ही करना चाहिए, तो समन पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा। विचारण परिवाद फाइल किए जाने से 6 माह के अंदर समाप्त किया जाएगा। समरी ट्रायल के लिए एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है कि जब आप समरी ट्रायल कर रहे हो एनआई एक्ट के अधीन, तो कंप्लेंट फाइल करने से, आप जिस दिन कंप्लेंट फाइल कर रहे हो उस कंप्लेंट फाइल करने से 6 मंथ के अंदर आपको उस केस को डिस्पोज ऑफ करना है। कंप्लेंट फाइल करने से 6 मंथ के अंदर केस डिस्पोज करना है। टाइम पीरियड फिक्स कर दिया कि समरी ट्रायल 6 मंथ के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए। 144 केवल हेडिंग देख लेना, ठीक है, कि समनों के तामील की रीति केवल हेडिंग देख लेना। पूछेगा तो 144 की हेडिंग पूछेगा, 144 में क्या हेडिंग है। 143 ए में अभी अमेंडमेंट के थ्रू पढ़ाऊंगा। चलो पहले अमेंडमेंट वाली 143 ए और 148 अमेंडमेंट से जुड़ी है, तो उसको थोड़ा सा रुकना, इसी में अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा। पहले मैं 147 तक जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा आप रुकना, 143 ए और 148 है, इसके बाद कराते हैं। 144 हेडिंग होगी, 145 भी आप हेडिंग देख लेना। यहां क्या लिख रहा है, शपथ पत्र को हम एविडेंस के रूप में नहीं लेते। कहां लिख रहा है शपथ पत्र को साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाएगा? आप पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट के अंतर्गत कि शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में नहीं होंगे। सीआरपीसी के भी कुछ प्रोविजंस हैं जो बात करते हैं कि कब कब शपथ पत्र को साक्ष्य के रूप में लेना। 292 से लेकर 295, 96, 97 तक देख लेना। शपथ पत्र से संबंधित 290 से 91 से शुरू हो जाता है, 291 से देख के 297, 98 तक देख लेना। तो ये कह रहा है कि सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए, एविडेंस में भी कोई बात लिखी है, उसके होते हुए भी परिवादी का साक्ष्य शपथ पत्र पर दिया जा सकेगा। ऑन एफिडेविट एविडेंस दिया जा सकेगा और सभी न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए उक्त संहिता के अधीन जांच, विचारण और कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकेगा। कहीं भी कुछ भी लिखा हो, चाहे शपथ पत्र को एविडेंस मानो मत मानो, पर एनआई एक्ट के अधीन सभी प्रकार का एविडेंस ऑन एफिडेविट दिया जा सकेगा और उसको एविडेंस के रूप में काम ले सकेंगे। तो शपथ पत्र पर साक्ष्य वेद होगा। हेडिंग पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा 145 में कुछ नहीं पढ़ना। 146 इंपोर्टेंट हो जाती है हेडिंग कि बैंक ने जो चेक बाउंस के संबंध में आपको पर्ची पकड़ाई, कि जो आपने चेक के साथ आप रिसिप्ट भरते हो कि इस अकाउंट में पेमेंट कर देना चेक का, उस रिसिप्ट को पर लिख कर दिया कि चेक बाउंस हो गया है, या आपने कहा सर इस पर्ची के अलावा हमें एक मेमोरेंडम ज्ञापन बना के दे दो कि जी ये चेक जो दिया था इसकी डिटेल्स ये थी, ये चेक बाउंस हो गया। तो इस अध्याय के अधीन प्रत्येक कार्रवाई में जो बैंक ने पर्ची दी है चेक बाउंस की, या जो ज्ञापन दिया है चेक बाउंस का, उस पर उसका शासकीय चिन्ह लगा हुआ है और उसमें लिखा है कि चेक बाउंस हो गया, चेक अनादृत हो गया, उसको प्रस्तुत कर दिया, तो कोर्ट ये अवधारणा करके चलेगा कि ये प्रथम दृष्टया साक्ष्य है जब तक आप उसको ना साबित नहीं कर देते। तो जो बैंक से अनादृत होने की पर्ची प्राप्त हुई है, जो अनादृत होने का ज्ञापन प्राप्त हुआ है, वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा, प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जाएगा, यदि उस पर प्रॉपर कोर्ट ने
पहचान चिन्ह अपनी सील वगैरह लगा के दिया है या मेमोरेंडम ज्ञापन बना के दिया है। आप अदरवाइज साबित कर सकते हो कि इस व्यक्ति के पास फर्जी सील थी और इसी ने सील लगाकर बैंक के नाम से ये ज्ञापन बनाया, वो आप अदरवाइज साबित कर दोगे, कोर्ट से वेरीफाई हो जाएगा। पर बैंक से जो पर्ची है वो कुछ मामलों की चेक अनादरण के मामले में प्रूफ होगा। कोर्ट ये मान के चलेगा कि जो बैंक से पर्ची प्राप्त हुई है उसका सीधा मतलब है कि आपका चेक बाउंस हो गया है। अब आप कहते हो कि चेक बाउंस नहीं हुआ है तो आप ऐसी चीज को साबित करो, कोर्ट के लिए प्रिजम्पशन है। तो दो प्रिजम्पशन हम पढ़ के आए। एक प्रिजम्पशन हमने 139 में पढ़ी थी और दूसरी प्रिजम्पशन हम 139 में ही थी प्रिजम्पशन। हाँ 139 में प्रिजम्पशन थी और दूसरी प्रिजम्पशन हम यहां पर पढ़ रहे हैं 146 में। 146 में ये प्रिजम्पशन है कि जो पर्ची और ज्ञापन आ गया उसका ये मतलब है कि चेक अनादरित हो गया था जब तक आप उसको ये साबित नहीं कर दिए। तो बैंक की पर्ची प्राइमरी साक्ष्य से कोर्ट प्रिजम्पशन करके चलेगा चेक अनादरण हो गया था। और एनआई एक्ट के अधीन सभी मामले कंपाउंडेबल होंगे, समनीय होंगे। एनआई एक्ट के मामले एनआई एक्ट के अधीन सभी मामले क्या होंगे, समनीय होंगे, कंपाउंडेबल केस होंगे। ठीक है, हेडिंग देख ले, हेडिंग नहीं, यहां से इतना सा पॉइंट याद रख लेना, एनआई एक्ट के अधीन सभी मामले कंपाउंडेबल होंगे। अब मैं एक टाइम पीरियड बता देता हूं जो मैंने कहा था कि सबसे पहले देखो आपको चेक को लिखने वाला है ए और चेक जिसके पास गया बी, तो इसको लिखने वाले को क्या कह दिया मैंने, चेक का लेखीवाल, और बी क्या हो गया, चेक का धारक। तो ए ने बी को चेक दे दिया, 1000 रुपए के लिए मैंने चेक दे दिया। मैं ए हूं, मैंने बी को चेक दे दिया 1000 रुपए के लिए, और जैसे ही बी के पास चेक गया, बी ने चेक को लगा दिया बैंक के पास। अच्छा, ये चेक लगाने की टाइम पीरियड भी है, वो टाइम पीरियड यहां पर 6 महीने दे रखा होगा 138 में, उसको मैं आपको, हाँ ये 6 माह की जो अवधि दे रखी है इसको आरबीआई ने 3 माह कर दिया है ना। आप जिस दिन का चेक, जिस डेट को चेक साइन हुआ उसके 3 माह के अंदर ही आपको बैंक में चेक प्रस्तुत करना होगा। तो ये टाइम पीरियड देख लेना, 6 माह से घटाकर आरबीआई का जो 2019 का सर्कुलर आया था उसमें 3 माह कर दिया था। ठीक है, मैं इसके शॉर्ट नोट्स भी डाल दूंगा, ऐसा कि अगर कोई प्रोविजंस छूट गया है छोटा मोटा या कोई केस लॉज है तो मैं आपको एक समय लूंगा, उसके बाद शॉर्ट नोट्स डलवा दूंगा। अभी आप पर्सनली पढ़ रहे हो। तो जैसे ये 1000 रुपए का चेक दिया तो चेक को 3 माह के अंदर बैंक में लगाना होगा। 3 माह के अंदर, जिस दिन को चेक दिया, जिस डेट का चेक है उस डेट से 3 माह के अंदर आपको बैंक में लगाना होगा। बैंक में लगाते हैं, बैंक ने कहा चेक हो गया आपका अनादृत, मतलब बाउंस हो गया चेक, बाउंस हो गया। तो जिस दिन बाउंस होने की सूचना बैंक ने आपको दी उसके 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना होगा। किसको, 30 दिन के अंदर नोटिस। किसको नोटिस दोगे, लेखीवाल को, कि श्रीमान आपने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया और अब मैं केस करूंगा तो समाज में आपकी बेइज्जती होगी, आप कृपया पेमेंट करें। लेखीवाल ऐसा नोटिस प्राप्त होने से, नोटिस प्राप्त होने से 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर पेमेंट करेगा। पेमेंट नहीं करता है 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता, पेमेंट नोट डन। नोटिस प्राप्त होने से पहले के 15 दिन के अंदर उसने भुगतान नहीं किया चेक की राशि का, तो फिर आप के पास संज्ञान के लिए, अपराध का संज्ञान के लिए एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा कि वो 15 दिन में पेमेंट नहीं करता तो अपराध के लिए जो लिखित परिवाद करोगे या अपराध का संज्ञान का जो लिमिटेशन होगा, लिखित परिवाद का बोल दो या अपराध के संज्ञान का बोल दो, वो टाइम पीरियड होगा 30 दिन के अंदर आपको ऐसा परिवाद करना होगा। 30 दिन के अंदर परिवाद करना होगा, और जिस दिन आपने परिवाद किया उससे 6 मंथ के अंदर, 6 माह के अंदर मामला कोर्ट डिस्पोज कर देगा, निपटारा कर देगा। 6 माह के अंदर मामले का निपटारा किया जाएगा।
सभी टाइम पीरियड इसी में एक फ्रेम में मैंने ले दी है। बाकी आपको हेडिंग है और अथॉरिटी बता दी। जेएम महानगर मजिस्ट्रेट ये ट्रायल करेंगे और जो जो हेडिंग है देखनी है वो हेडिंग्स बता दी। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं एक अमेंडमेंट की तरफ जो एनआई एक्ट में हुआ। इस अमेंडमेंट पे चर्चा करते हैं। मैक्सिमम चांस है कि टाइम पीरियड पूछेगा एक, और एक आध आपसे लीडिंग केस एनआई से पूछता है वो पूछा जा सकता है। तो आप टाइम पीरियड पे हेडिंग्स पे विशेष रूप से फोकस रखना। अगर मैं कहूं कि मेरे पास मुझे 5 दिन के लिए, मैंने 2018 वाला जो तैयारी की थी, 2018 नहीं 2021 के लिए जब मैं प्री दे रहा था, मुझे 5-6 दिन का टाइम मिला, तो मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट पढ़कर इस एक्ट को डील किया था। ये बमुश्किल 15-20 मिनट में इसको 3 बार, आधे घंटे में 3 बार रिवाइज किया एनआई एक्ट का कि भैया ये टाइम पीरियड, ये प्रोसीजर होता है। ये नोट्स में बना के खुद के पास रखता हूं कि जब कभी संकट आएगा, जब कभी हाईकोर्ट बाबर का रूप धारण करके आपके ऊपर तोपों से हमला करेगा, तो आपके पास कुछ हथियार होने चाहिए। ये फेंक दो तोप, हम तो जमीन के अंदर बंकर बना के छिप लेंगे, मरेंगे नहीं। उस समय के लिए मैं एक एक पेज के शॉर्ट नोट्स बना के तैयार रखता हूं। तो मैंने 30 मिनट के अंदर इन चीजों को रिवाइज कर और आंसर को किया था। तो इतना सा टाइम पीरियड हो सकता है कि आपके पास अगर 2 महीने नहीं देके वो 15 दिन का देता, तो मैं केवल इतना सा आपको पढ़ा के जाता है कि ये पढ़ जाना, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव का 1 और 2 क्वेश्चन आने वो उलझ जाएंगे। एक क्वेश्चन यहां से उलझेगा, दूसरा हेडिंग से उलझ सकता है, या अमेंडमेंट कब से ऐड हुआ, अमेंडमेंट में कितना क्या प्रोविजन किया वहां से, या एक लीडिंग केस लॉ उलझ सकता है। ठीक है, क्लियर है। 15 मिनट की पढ़ाई 15 मिनट के लायक होती है, और 2 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे के लायक होती है। एनआई एक्ट में एक संशोधन किया गया। ये संशोधन में के द्वारा 2 धाराएं जोड़ी गई। एक तो सेक्शन 143A जोड़ी गई, एक 148 जोड़ी गई। तो 2 चीजें ऐड की गई एनआई एक्ट में। ये एनआई एक्ट का 2018 का संशोधन वाला डेट, इन्फोर्समेंट डेट इसकी पूछी जा सकती है। 1 सितंबर 2018 से ये लागू हुआ। एनआई एक्ट संशोधन विधेयक है, इसको अधिनियम बनने में 2018 लगा था, इसलिए मैंने यहां 2018 कर दिया। तो एनआई एक्ट संशोधन अधिनियम 2018 1 सितंबर 2018 से प्रवर्तित हुआ। ये डेट लिख लीजिए। 2 एक्ट इसके द्वारा जोड़े, 2 सेक्शन एनआई एक्ट में जोड़े, 143 और 148 है। 143 को देखो, अंतरिम प्रतिकर देने की शक्ति 143 की हेडिंग है। इंतरिम प्रतिकर देने की शक्ति 143A की हेडिंग है। क्या कहता है कि 138 के अधीन अपराध का ट्रायल करने वाला न्यायालय लेखीवाल को, जिस व्यक्ति ने चेक दिया था, उस व्यक्ति से आते ही पूछेगा कि आपके खिलाफ जो चेक का धारक केस लेकर आया है, क्या आप केस के सभी तथ्य जो आप पर आरोप लगाए गए उनको स्वीकार कर दोषी होने का अभिभाग करते हैं। तो सबसे पहले लेखीवाल को संक्षिप्त और समन मामले में दोषी होने का अभिभाग करने के लिए पूछेगा, और उसने अभिभाग नहीं किया, मना कर दिया कि मैं तो दोषी नहीं हूं, ठीक है, तो फिर उसको कह देंगे दोषी नहीं है। हाँ, दोषी नहीं है तो आप अपनी प्रतिरक्षा करना चाहते हैं कि हाँ प्रतिरक्षा करना चाहते हैं, तो प्रतिरक्षा करना चाहते हैं तो कोर्ट एक रकम, जो उस चेक की रकम होगी, चेक का अमाउंट होगा, उस अमाउंट को का 20% से अनधिक का प्रतिकर लगा देगा। 20% से अनधिक का प्रतिकर दो। आप इंटरिम राशि चेक के धारक को प्रदान करो, तभी आपको प्रतिरक्षा करने का अधिकार दिया जाएगा, और ऐसी राशि 20% से अनधिक होगी। मैक्सिमम चेक राशि की 20 हो सकती है। पर जहां दोषी होने का अभिभाग वाला मामला नहीं है, वहां कोई अन्य मामले में कोर्ट को लगता है तो चार्ज फ्रेमिंग से पहले एक रकम लगाएगा कि अंतरिम प्रतिकर चेक की रकम का 20% दिया जाए। तो परिवादी जो परिवाद लेके आया उसको लेखीवाल के द्वारा अंतरिम प्रतिकर इंतरिम प्रतिकर दिलाया जाएगा, और इंतरिम प्रतिकर कितना होगा, चेक की रकम से 20% से अधिक नहीं होगा, चेक की राशि से 20% से अनधिक का इंतरिम प्रतिकर दिलाया जाएगा। ये प्रोविजन है कि एक दो सामने वाला कर्जा मांगता था, कर्जे के लिए उसे चेक मिला और वो चेक भी बाउंस कर गया, तो फिर वो केस भी लड़ेगा, तो क्या उसने किसी को उधार देकर गलती कर दी, इसलिए कोर्ट ने एक प्रोविजन किया
कि उसको रिलीफ प्रदान किया जाए, एक कंपनसेशन मिले ताकि वो प्रॉपर्ली केस लड़ सके, और उसको एक रिलीफ भी मिल जाए कि जो अमाउंट है उसका 20% से अधिक राशि मिल जाए, और बाद में इस राशि को सेट ऑफ कर दिया जाता है। तो कोर्ट जब भी एनआई एक्ट के अधीन उसके पास परिवाद आएगा, परिवाद में या तो दोषी होने का अभियोग करने से मना करता है या चार्ज फ्रेमिंग करता है, दोनों स्टेज पे आदेश कर सकता है कि चेक के लेखीवाल को, चेक के धारक को, जो परिवाद लेकर आया उसको चेक की रकम का 20% से अनधिक राशि पे करनी होगी, और पे कितने दिन कब करनी होगी, तो आदेश की तारीख से 60 डे के अंदर पे करनी होगी। जिस दिन कोर्ट ने पे करने का ऑर्डर दिया उससे 60 दिन के अंदर चेक का लेखीवाल, ड्रावर, चेक के धारक को, जो चेक को धारण करता है, उसको 60 दिन के अंदर ये 20% की राशि पे ऑफ करेगा। पर अगर वो कहता है कि सर 60 दिन का समय थोड़ा सा कम है, मुझे अतिरिक्त समय दो, तो कोर्ट 30 दिन का समय और दे सकता है। जैसे पेमेंट कर देता है वो अपनी प्रतिरक्षा कर सकता है। प्रतिरक्षा करने के बाद केस का जजमेंट आएगा। जजमेंट की स्टेज पे क्या होगा कि मान लो कि चेक का लेखीवाल केस जीत जाता है, तो फिर ये 20% की, जो 20% से अनधिक की जो राशि कंपनसेशन के द्वारा दिलाई गई उसको वापस रिटर्न करना होगा। ये राशि रिटर्न करनी होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति को पैसा दिलाया वो तो केस हार गया, तो वो वापस रिटर्न करेगा, और ब्याज होगा जो बैंक की दर पर ब्याज होता है। बाकी ये प्रोविजंस कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। क्या देखना था 143A में कि सबसे पहले तो 143A जुड़ी है 1 सितंबर 2018 से। एनआई एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया था 1 सितंबर 2018 से, उससे 143A जुड़ी है। 143A की हेडिंग है अंतरिम प्रतिकर का निर्देश देने की शक्ति, और 3 चीजें इसमें याद रखनी है। एक हेडिंग याद रखनी है, दूसरी रकम 20% से अधिक नहीं होगी। प्रतिकर दिलाएगा किसको? परिवादी को। परिवादी को जो प्रतिकर दिलाएंगे वो 20% से अधिक नहीं होगा, और ये 20% राशि कब पे करनी है? 60 डे के अंदर, ऑर्डर से 60 डे के अंदर करनी है पेमेंट, और अतिरिक्त 30 दिन भी दिए जा सकते कोर्ट के द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित करने पर। अभी थोड़ा सा इस पर एक आजकल जो मॉडर्न क्वेश्चन बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे चर्चा करेंगे। पहले मैं 148 भी साथ में कवर कर लेता हूं, ठीक है? हाँ, 148 की हेडिंग क्या है? दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहते हुए संदाय का आदेश करने की अपील न्यायालय की शक्ति, कि जैसा ट्रायल के दौरान 143 तो किस स्टेज पे बनी है? 143 है तो ट्रायल की स्टेज पे कंपनसेशन द्वारा। 148 बात कर रहा है अपील की स्टेज पे कंपनसेशन। तो यहां कह रहा है कि जब आपके विरुद्ध जजमेंट आ गया और कहा कि चेक का लेखीवाल पेमेंट करे, ऐसा ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, और आप जाते हो उसकी अपील में, तो अपील में जाते अपील न्यायालय कहेगा कि आप भले आदमी हो, आप कहते हो कि निचले न्यायालय ने आपके खिलाफ जजमेंट दे दिया, तो आप क्यों ना अपील करने से पहले न्यूनतम 20% का कंपनसेशन सामने वाले व्यक्ति को पे कर दो। तो यहां न्यूनतम है, वहां अधिकतम 20% हो सकता है, या न्यूनतम 20% राशि प्रतिकर के रूप में दिलाएगा। किसको? जो अपील में जाता है वो व्यक्ति देगा। किसको? प्रत्यर्थी को, जिसके विरुद्ध अपील कर रहा है। जो जजमेंट है जिसके विरुद्ध अपील में जा रहा है, अपील में कौन जाएगा? अपीलार्थी होगा कौन? अपीलार्थी होता है चेक का लेखीवाल, क्योंकि उसके खिलाफ जजमेंट आया। तो लेखीवाल धारक को न्यूनतम 20% राशि अपील में, जैसे ही अपील के लिए आवेदन करता है तो कोर्ट कहेगा आपका आवेदन स्वीकार है, हम एक राशि तय करते हैं कि आप 25% राशि, 30%, न्यूनतम 20 होनी चाहिए, 20 से कम नहीं, 20 से ज्यादा कितनी भी हो सकती, तो न्यूनतम 20% राशि का एक ऑर्डर पास कर देगा कि यह राशि आप सबसे पहले जिसके खिलाफ अपील लेके आए हो, जो जजमेंट जिस व्यक्ति के पक्ष में दिया गया है उस व्यक्ति को, मतलब चेक के धारक को आप भी न्यूनतम 20% का जो ऑर्डर में, आदेश में रकम बताई गई है वो रकम को पेमेंट करो, उसके बाद ही आपका मामला सुना जाएगा। क्लियर है? और ये भी आपको 60 और 30 दिन के अंदर करना होगा। थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको थ्रो आउट करता हूं। ऑब्जेक्टिव के पर्पज से देखना, मैंने कई चीजें मेंस के पर्पज से बता दी। 60 और 30 दिन का दिया जाएगा, तभी अपील को सुनेंगे।
तो 143 148 ये होगी। दो एक केस याद रख लेना यहां पर, एक तो आप सुरेंद्र देसवाल का केस है, हिंदी में लिख देता हूं, सुरेंद्र देसवाल वर्सेज वीरेंद्र गांधी का केस है, वीरेंद्र गांधी। ये इतना लीडिंग जजमेंट नहीं है, ये हाईकोर्ट का था। दूसरा ये जो इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट है, ये पूछा जाता है जीजे राजा वर्सेज तेजराज सुराना। इसमें क्या कहा गया था, इन दोनों जजमेंट में एक बात बोली थी, ये नेचर के बारे में बात कर रही थी कि धारा 143 ए और धारा 148 ये ट्रायल स्टेज पे कंपनसेशन की बात कर रही थी, ठीक है, और ये किस स्टेज पे, अपील के स्टेज पे कंपनसेशन की बात कर रही थी। तो क्या ये धारा जिस दिन से जोड़ी गई 2018 1 सितंबर 2018 से, तब से ही प्रभावी होगी, या ये इस धारा के पहले से जो केस चल रहे हैं उन पर प्रभावी होगी, जिसको हम बोलते हैं भूतलक्षी या भविष्यलक्षी प्रभाव। भूतलक्षी का मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और भविष्यलक्षी का मतलब होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो भविष्यलक्षी प्रभाव और रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव, इसके संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल जो ज्यूडिशरी स्पेशल रूप से ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन डाल देती है कि धारा 143 का ए का प्रभाव होगा, धारा 148 ए का प्रभाव होगा। तो ये जीजे राजा तेजराज सुराना के केस था, सुरेंद्र देसवाल वीरेंद्र गांधी का केस था। जीजे राजा इंपोर्टेंट केस है, इसको आप याद मत करना सुरेंद्र देसवाल का। तो जीजे राजा तेजराज सुराना के केस में कहा गया कि 143 ए वाली जो धारा है, इस धारा का प्रभाव प्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव क्यों है? क्योंकि यह धारा ट्रायल की स्टेज पे लागू होगी और ट्रायल के स्टेज पे हम पहले से किसी प्रकार की जो सेक्शंस इससे पहले नहीं बने, आप 20(2) का भी 20(1) का भी सहारा ले सकते हैं। हालांकि वो कन्विक्शन के संबंध में यहां भी वही चीज है कि यहां कंपनसेशन की बात है, वो कन्विक्शन से थोड़ा अलग हो जाता है। तो जीजे राजा तेजराज सुराना में ग्राउंड दिया कि क्यों प्रोस्पेक्टिव होगी, क्योंकि ये ट्रायल स्टेज है। यहां आप अपराधी कन्विक्ट हो या ना हो, उससे पहले आप कंपनसेशन का ऑर्डर नहीं कर सकते। तो ट्रायल स्टेज पर के लिए जो धारा 143 ए बनी, उसका प्रभाव प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, भविष्यलक्षी होना चाहिए। 1 सितंबर 2018 के बाद जो केस फाइल हुए उसी पर यह धारा लागू होगी, उसी पर आप प्रतिकर का आदेश दे सकते हैं। पर 148 के संबंध में कहा कि इसको आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि आप भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर सकते हैं। ऐसे मामले जिनका जजमेंट पहले हो चुका है, 2018 के पहले ही हो चुका है, उनकी अपील्स जब में जा रहे हो तो उन मामलों में आप ये धारा लागू को कर सकते हैं। क्योंकि 148 कब किस स्टेज पे आती है? अपील पे। और अपील के स्टेज पे सामने वाला कन्विक्ट हो चुका है, दोष सिद्ध हो चुका है। और दोष सिद्ध हो गया है तो क्यों ना दोष सिद्ध व्यक्ति से 20% न्यूनतम प्रतिकर ले लिया जाए। 143 ए में तो जब अभी ट्रायल चलेगा, दोष सिद्ध हो गया, बरी हो जाएगा, ये हमें पता नहीं है, इसलिए उसको भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू करते हैं। और प्रतिकर का मामला उन्हीं केसों में होगा जो 2018 के बाद आए। पर 148 में भूतलक्षी प्रभाव इसलिए दिया गया क्योंकि यहां पर कन्विक्शन हो चुका है और कन्विक्शन की अपील आई है, इसलिए इसको रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव दिया जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि धारा 143 का प्रभाव है भूतलक्षी, भविष्यलक्षी, भूतलक्षी और भविष्यलक्षी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे कोई ऑप्शन बना के देगा। ध्यान रखना 143 से भविष्यलक्षी है, प्रोस्पेक्टिव है, 148 भूतलक्षी प्रभाव रखती है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखती है। जीजे राजा तेजराज सुराना के जज के केस में ये चीजें फाइनल की गई थी। क्लियर है? अब आते हैं हम पीओ एक्ट पर। पीओ एक्ट एक्ट नंबर 20 एक्ट नंबर 20 16 मई 1958 से पूरे भारत में, ये राष्ट्रपति के कंसेंट की, राष्ट्रपति के साइन की डेट होती है, पर इसी दिन से पूरे भारत में ये कह दिया गया था कि हमारी तरफ से राज्य सरकारों को छूट दी जाती है कि राज्य सरकार जिस दिन चाहे उस दिन लागू कर सकती है।
पर क्या होता है कि यहां पर यही डेट प्रवर्त दिनांक मान ली जाती है। राजस्थान के संबंध में प्रवर्त दिनांक देखें तो ये होगी 1/1/1962, 1 जनवरी 1962 से पीओ एक्ट पूरे राजस्थान में प्रभावी हो गया था। भारत के संदर्भ में देखो तो 16 मई 1958 जिस दिन राष्ट्रपति ने साइन किए उसी दिन यह मान लिया जाएगा पूरे भारत में प्रभावी हो गया था। जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पे, तो जम्मू कश्मीर के लिए एक आप डेट फिक्स कर लो कि जम्मू कश्मीर पर सभी कानून जिनमें जहां जहां जम्मू कश्मीर के सिवाय लिखा था 31 अक्टूबर 2019 से सभी कानून जम्मू कश्मीर पे लागू हो गए। तो हमें क्या पढ़ना है कि सेक्शन का अधिनियम संख्यांक 20/1958 का है। इस तारीख से पूरे भारत में प्रभावशील माना जाएगा राष्ट्रपति की तारीख। हालांकि ये पूछा नहीं जा सकता, कंट्रोवर्सी का। राजस्थान के संबंध में देखो तो ये डेट 1 जनवरी 1962 से राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 1962 से लागू किया। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 की आप हेडिंग पढ़ना और अपराध का नेचर पकड़ना। 379, 380 आईपीसी के 381, 404, 420 और 2 वर्ष से अनधिक के कारावास का अपराध, जुर्माने का अपराध या दोनों का अपराध, इन मामलों पर ही आप भर्त्सना के पश्चात छोड़ सकते हो। तो यहाँ किन मामलों में भर्त्सना का लाभ दिया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा। और इसके साथ साथ आप एक देखना कि पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होनी चाहिए। क्या देखना है, एक तो आपने हेडिंग देखना है कि सम्यक भर्त्सना के पश्चात कब छोड़ सकता है। दूसरा, किन मामलों में भर्त्सना का लाभ दिया जा सकता है। तो आईपीसी के 379, 380, 381, 404, 420 और 2 वर्ष से अधिक का, और किसी भी विधि में आईपीसी में 2 वर्ष से अधिक का कारावास दिया हो, जुर्माना दिया हो या दोनों की सजा दी गई है और पूर्व दोष सिद्धि नहीं हुई है, तो आप किसी व्यक्ति को सम्यक भर्त्सना से छोड़ सकते हो। कुछ चीजें और याद रखनी होती है, अपराध की प्रकृति, अपराधी का चरित्र, व परिस्थितियां जिनमें अपराध घटित हुआ, इन सबको ध्यान में रखते हुए भर्त्सना पर छोड़ सकते हो। क्लियर है। स्पष्टीकरण का इतना सा महत्व है कि अगर किसी के विरुद्ध धारा 3 और धारा 4 के अधीन पूर्व आदेश किया गया है, किसी के विरुद्ध धारा 3 और 4 में पूर्व में कोई आदेश किया गया है, तो यह माना जाएगा कि उसको पूर्व में दोष सिद्ध किया है गया है। तो पूर्व दोष सिद्धि में धारा 3 और 4 के अधीन पहले किया गया कोई आदेश भी सम्मिलित है, ये स्पष्टीकरण कहता है। धारा 3 क्लियर समझ में आई। भर्त्सना पर किसको छोड़ना है कि आईपीसी 379, 380, 381, 404, 420 के तो अपराध हो, या फिर आईपीसी और किसी भी विधि में 2 साल तक की सजा हो या जुर्माना या दोनों से दंडनीय अपराध है, पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं हुई है, तो भर्त्सना पर छोड़ दो। इतनी सी बात आपके लिए सफिशिएंट है। 4, परिवीक्षा का लाभ किसको देना। हर व्यक्ति जिसको मृत्यु दंड नहीं मिला है, जिसको आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं किया है, तो उसको कोई अपराध के लिए, ये सजा के लिए बात नहीं कर रहा भाई। सजा तो अपराध की ट्रायल के बाद दी जाती है। अगर किसी अपराध के लिए मृत्यु दंड सजा है या आजीवन कारावास सजा है और उसके लिए उसको दोषी करार दिया गया, तो फिर उसको परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाएगा, प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो हर व्यक्ति जिसको मृत्यु दंड और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया, सबको प्रोबेशन का लाभ देकर छोड़ दिया जाएगा। 2 चीजें याद रखना कि एक तो यहां पर पूर्व दोष सिद्धि शब्द शामिल नहीं है, कि अगर कोई पूर्व दोष सिद्ध हुआ है उसको भी प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है। ठीक है, पूर्व दोष सिद्धि शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना। और छोड़ेगा तो 3 वर्ष से अनधिक का बॉन्ड लेकर छोड़ेगा। किसी व्यक्ति को 3 वर्ष से अनधिक का बॉन्ड के साथ छोड़ेगा कि आप 3 साल तक, आपको छोड़े जाने से 3 साल तक आप परिशांति बनाए रखेंगे, किसी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे, ऐसा एक बॉन्ड लेगा। बॉन्ड विद श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी हो सकता है कि प्रतिभूति सहित और रहित। अगर वो भविष्य में ऐसे बॉन्ड की शर्तों का तोड़ता है, उल्लंघन करता है, तो वापस उसको जिस अपराध के लिए दोष सिद्ध किया था उसके लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, छोड़ने से पहले ये कर लो कि किसी को आप प्रोबेशन पे छोड़ रहे हो, यहां से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, तो उसका निवास स्थान पता रखना कि
जिस न्यायालय की अधिकारिता में वो व्यक्ति जो बॉन्ड दे रहा है या वो अपराधी, दोनों में से कोई निवास करता है, या तो अपराधी करता है निवास या उसका प्रतिभू करता है, दोनों न्यायालय की अधिकारिता में निवास स्थान करते हैं या उपजीविका है, तो ही छोड़ना है। छोड़ने से पहले क्या क्या देखेगा? अपराधी का चरित्र देख रहा था, अपराध की परिस्थितियां देख रहा था, और अपराध की प्रकृति, अपराधी का चरित्र और मामले की परिस्थितियां देख रहा था। पूर्व दोष सिद्धि नहीं देखनी, पर परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट पर भी विचार करेगा। ऐसी रिपोर्ट गोपनीय होगी, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से इतनी सी चीज बहुत है। 1 वर्ष से कम न होने वाला, तो न्यूनतम 1 वर्ष का पर्यवेक्षण आदेश भी कर सकता है। न्यूनतम 1 वर्ष का पर्यवेक्षण आदेश। ठीक है, किसके लिए? जिस अपराधी को छोड़ रहे हैं उसको 1 साल तक एक प्रोबेशन ऑफिसर होगा, वो उस पर निगाह रखेगा कि ये व्यक्ति कुछ वापस अपराध तो नहीं कर रहा, क्योंकि हमने उसको प्रोबेशन का फायदा देके इसी शर्त पे छोड़ा है कि दोबारा अपराध मत करना किसी प्रकार का, शांति से घर में रह, काम धंधा करो, नौकरी करो, खाओ, किसी को अपराध करके पैसा नहीं कमाना। तो वहां 1 वर्ष का पर्यवेक्षण आदेश भी कर सकता है। ठीक है, यहां से बाकी चीजें छोड़ो। सेक्शन 5 पर न्यायालय अतिरिक्त आदेश कर सकता है। 3 और 4 पर जिस व्यक्ति को 3 में भर्त्सना पर छोड़ रहा है और 4 में परिवीक्षा पे छोड़ रहा है, उसके संबंध में एक्स्ट्रा आदेश कर देगा कि आप छोड़ तो रहे हैं आपको, पर आप बदले में जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपने अपराध किया था उस व्यक्ति को हुई हानि और क्षति के लिए प्रतिकर दोगे, जितना न्यायालय बताता है, और उस कार्रवाई का जो उसके खिलाफ केस लड़ने की जो कार्रवाई चली, केस लड़ने की, उस कार्रवाई का खर्चा रहे। तो सेक्शन 5 में हेडिंग पढ़ लेना, और अतिरिक्त आदेश में 3 चीजों को पे करने के लिए कह सकते हैं कि व्यक्ति को जो हानि हुई है वो, जो क्षति हुई है वो, और तीसरा कार्रवाई के खर्च, तीनों का पेमेंट करने के लिए बोल सकता है, बाकी कुछ नहीं दे कहेगा। 6 एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लेके आता है, कंसेप्ट आता है इसे एक प्रॉब्लम का, कि 21 वर्ष से कम उम्र वाले ने कोई केस कर दिया। ठीक है, 21 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति ने कोई केस कर दिया, उसको दोष सिद्ध किया जा रहा है, वो 21 वर्ष से कम आयु का है, पर ऐसे अपराध के लिए नहीं जो आजीवन कारावास का हो या मृत्यु दंड का हो। आजीवन कारावास से नहीं होना चाहिए, आजीवन कारावास से ऊपर मृत्यु दंड भी आता है। तो दोनों प्रकृति का अपराध नहीं है, तो वहां चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसको आप धारा 3 और 4 के अधीन प्रोबेशन और सम्यक भर्त्सना दोगे, क्योंकि वो 21 साल का नवयुवक, तरुण युवक है, उसको पता नहीं हो कि उसने कौन सा अपराध कर दिया। तो 21 वर्ष के तरुण युवक के संबंध में कारावास का निर्बंधन की बात कर रहा है कि उसको सजा नहीं देनी। तो 21 वर्ष तक वाले को 3 और 4 का फायदा देंगे। पर आपको कोई विशेष कारण लग रहा है कि इस व्यक्ति ने तो जघन्य अपराध किया है, इसको 3-4 का फायदा नहीं देते, तो वहां अपने कारण लिखो, विशेष कारण, कि आप क्यों इसको धारा 3 और 4 का फायदा नहीं दे रहे। यहां से कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, प्री में नहीं आएगा। ध्यान रखना, 21 वर्ष से कम उम्र को किसी भी प्रकार से जेल में नहीं भेजना, उसको 3 और 4 का फायदा देना। नहीं दे रहे हो तो विशेष कारण अभिलिखित करो, और विशेष कारण आप अभिलिखित करते हो, सामना आगे चला जाएगा अपील में, 11 में इसकी अपील में चला जाता है। यहां से हेडिंग पढ़ना कि धारा 4 जो परिवीक्षा अधिकारी जो रिपोर्ट देता है वो गोपनीय होगी। ये धारा 8 की इंपोर्टेंट है, मेंस में तो आती है ये धारा, पर प्री के अकॉर्डिंग भी इंपोर्टेंट है। मेंस में तो वेरी इंपोर्टेंट है, लगातार यही धारा पूछी जाती है, पर प्री के अकॉर्डिंग इसकी हेडिंग इंपोर्टेंट है। और जो बॉन्ड है वो 3 साल के लिए जो सेक्शन 4 में ले रहे थे, उसकी ये कहता है कि आपने जिन शर्तों पे प्रोबेशन दिया, शर्तों को फेर पार कर सकते हैं। शर्तों को फेर पार कर दो, कम ज्यादा कर दो, ऐसा न्यायालय, जिस न्यायालय ने आदेश दिया है वो न्यायालय इस प्रकार का किसी भी आदेश को कर सकता है। पर जब भी आप टाइम पीरियड है जो बॉन्ड का है वो शर्तों में फेरफार करोगे तो बॉन्ड का टाइम पीरियड कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, पर किसी भी हालत में अगर आपने 3 वर्ष से अधिक का बॉन्ड, जैसे धारा 4 में 1 साल का ही बॉन्ड लिया, तो उसको बढ़ा के 2 कर सकते हो, 2.5 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, पर बॉन्ड किसी भी हालत में 3 साल से ज्यादा का नहीं बढ़ाना।
तो शर्तों में शेयर पार करेंगे तो 3 साल से अधिक का जो मूल आदेश दिया था उससे ज्यादा का आप बॉन्ड को नहीं बढ़ा सकते। अगर वो जो अपराधी है वो फेयर पार यहां से ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, ठीक है, छोड़ो इसको, सबसेक्शन 2 को, सबसेक्शन 3 को भी छोड़ दो, यहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बंद पत्र की शर्तों के असफल, बंद पत्र की शर्तों के अनुपालन में असफल रहने की दशा में क्या प्रक्रिया फॉलो अप की जाएगी? तो यहां से हेडिंग है, हेडिंग के अलावा 2 ऑप्शन है कि अगर उसने बंद पत्र की शर्तों को नहीं माना तो क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो है कि उसको जिस अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया था उसी अपराध के लिए कारावास में भेज देंगे, कारावास में भेज दिया जाएगा। और दूसरा 50 रुपए से अनधिक की शास्ति, उस बंद पत्र को तो जब्त कर लेंगे, इसमें कारावास में भेजेंगे या बंद पत्र तो जब्त हो जाएगा। और यहां पर अब बिना बंद पत्र जब्त किए कि आपका उससे कोई बंद पत्र की कोई शर्त थी उसका उल्लंघन हो गया, मान लो कि उसके कोई अपराधी दोस्त थे और बंद पत्र में लिखा था कि आपको अपने किसी प्रकार के अपराधियों के पास नहीं जाना, और वो किसी काम से एक अपराधी के पास गया और किसी ने फोटो खींच के कोर्ट में पेश कर दिया कि जो बॉन्ड में कह के गया था अपराधियों के पास नहीं जाऊंगा, तो वो व्यक्ति जिसको आपने प्रोबेशन पे छोड़ा वो अपराधियों के पास बैठा है और वो साबित कर देता है कि एक ऐसी परिस्थिति थी, मेरी पत्नी बीमार थी, मुझे उस अपराधी से को उधार दिए पैसे लेने थे या वहां मेरी दवा रखी थी उसको लेने गया था, ऐसी कोई परिस्थितियां साबित कर देता है, तो उसको बिना बॉन्ड को, मतलब बॉन्ड को प्रवर्त रखते हुए, बॉन्ड को इनफोर्स रखते हुए 50 रुपए का जुर्माना लगा सकता है, 50 रुपए का फाइन इंपोज कर सकता है, ऐसा कर सकता है। बाकी ये लिखा हुआ है देखो यहां पर कि 50 रुपए से अनधिक का जुर्माना लगा सकता है और मूल अपराध के लिए दंड कर सकता है। तो बंद पत्र की शर्तों का अनुपालन में असफल रहता है, कौन कहेगा? परिवीक्षा अधिकारी कह सकता है कि भाई इसने बंद पत्र की शर्तों का पालन नहीं किया, या अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसकी रिपोर्ट पे न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति को अरेस्ट करवा के बुलाएगा और सुनेगा, सुनने के बाद उसको लगेगा कि इसने बंद पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया तो मूल कारावास से दंडित कर देगा, या सेकंड ऑप्शन है 50 रुपए से अनधिक का जुर्माना लगा देगा। हेडिंग के अलावा दोनों ऑप्शन पे चर्चा करना। 10 कोई काम का नहीं है। 11 कि जो प्रोबेशन का या भर्त्सना का जो आदेश है वो आदेश किसके द्वारा किया जा सकता है? तो एक तो ट्रायल कोर्ट के द्वारा, कौन कर सकता है ऐसा आदेश? ट्रायल कोर्ट। दूसरा हाई कोर्ट। तीसरा अपीलेट कोर्ट, अन्य न्यायालय जब वो अपील में। और फोर्थ रिविजनरी कोर्ट। तो धारा 3 और 4 के अधीन जो भर्त्सना का और प्रोबेशन का जो आदेश कर सकता है 4 कोर्ट कर सकते हैं। एक तो ट्रायल कोर्ट, जो भी कोर्ट मामले की ट्रायल कर रहा है वो ट्रायल कोर्ट करेगा। दूसरा हाई कोर्ट कर सकता है। तीसरा कोई अपीलेट कोर्ट कर सकता है। तो फोर्थ है रिवीजन कोर्ट कर सकता है। तो पीओ एक्ट के अधीन धारा 3 और 4 का आदेश करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा। 4 ऑप्शन आएंगे। पहला लिखा होगा विचारण न्यायालय, या कोई भी कोर्ट लिख के दे देगा। दूसरा आपको लिखा होगा विचारण न्यायालय के बाद हाई कोर्ट। तीसरा आपके पास लिखा होगा अपीलेट कोर्ट। फोर्थ लिखा होगा पुनरीक्षण कोर्ट या रिविजनरी कोर्ट, पुनरीक्षण न्यायालय लिखा होगा। तो आप ध्यान रखना 4 के अलावा अदर कोई भी आ जाए उसको थप्पड़ मार के ऑप्शन से बाहर निकाल के और उसी पर क्लिक करके आ जाना। अपील उन न्यायालय में हो सकेगी जहां जो सीआरपीसी में जिन क्रिमिनल मामलों में जहां अपील होती है वहां दंडादेशों की जो अपील होती है उन्हीं न्यायालयों में अपील हो सकेगी। जैसे वहां मजिस्ट्रेट कोर्ट की सेशन में, सेशन की हाई कोर्ट में, तो वैसा का वैसा ही सेशन या स्पेशल हाई कोर्ट में चले जाओ, मजिस्ट्रेट की है सेशन कोर्ट में अपील चले जाओ। यहां पर जो मैं बात कर रहा था सेक्शन 6 से रिगार्डिंग, तो सेक्शन 6 में जिस व्यक्ति को कोई 21 वर्ष से कम आयु वाला था और 3-4 के अधीन उसको प्रोबेशन या भर्त्सना का फायदा नहीं दिया, तो वो और उस मामले की कोई अपील नहीं हो सकती, तो वो क्या करेगा? या तो स्वप्रेरणा से उस कोई न्यायालय है जिस न्यायालय में उस मामले की अपील होती है, तो अपीलेट कोर्ट या तो स्वप्रेरणा से या उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध जिसको दोष सिद्ध किया 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति है
उसके कहने पर या परिवीक्षित अधिकारी के तीनों के द्वारा आवेदन किए जाने पर उस मामले को दोबारा देखेगा कि क्या ऐसी परिस्थिति थी कि आपने 21 वर्ष से कम उम्र वाले को धारा 3 और 4 का फायदा नहीं दिया। तो ट्रायल कोर्ट ने जो आदेश किया कि हम 21 वर्ष से कम उम्र वाले को धारा 3 और 4 का फायदा नहीं देंगे, उसको धारा 11(3) के अंदर उस कोर्ट की जहां अपील जाती है, उस अपीलेट कोर्ट के द्वारा या तो शो मोटो स्वप्रेरणा से या कन्विक्टेड व्यक्ति 21 साल से कम उम्र का जो कन्विक्टेड हुआ उसके आवेदन पे या प्रोबेशन ऑफिसर होता है जो परिवीक्षित अधिकारी होता है उसके आवेदन पर रिवीजन के लिए अपील न्यायालय मामला मंगा सकेगा। उसकी परीक्षा करके जैसा आदेश लगेगा कि हाँ इसको प्रोबेशन का फायदा देना चाहिए या धारा 3 में सम्यक वर्षना का फायदा देना चाहिए, वैसा फायदा दे सकेगा। परंतु देखना, अपील न्यायालय उच्च न्यायालय रिवीजन करते हुए उससे अधिक दंड नहीं दे सकता जितना निचले न्यायालय ने दिया था। जब आप अपील में गए, किसको प्रोबेशन का फायदा गलत दिया उसके अपील करने गए, तो वहां उतनी सजा दे सकता है जितना निचला न्यायालय उस मामले में सजा दे सकता था। जैसे ट्रायल कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास था तो वो 3 साल तक की सजा दे सकता था, तो वो हाई कोर्ट भी 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। तो पुनरीक्षण अपील न्यायालय और हाई कोर्ट जब रिवीजन कर रहा होगा तो उससे अधिक दंड नहीं दे सकेगा जितना उसको मूल अपराध के लिए दंडित किया जा सकता था, जिसके द्वारा ट्रायल कोर्ट के द्वारा जितना दोष सिद्ध किया जा सकता था। दोष सिद्धि से संलग्न निरर्थता है वो हटा दी जाएगी कि अगर उसकी दोष सिद्धि से कोई किसी चीज में निररित हो रहा था, जैसे आपको दोष सिद्धि के आधार पर जॉब नहीं मिलती, क्लियर लिखा है आपके खिलाफ FIR है, चार्जशीट है, केस का जजमेंट आ चुका है, आप मेंशन करो और आपको जॉब नहीं दी जाती उस आधार पे, तो अगर आप किसी मामले में दोष सिद्ध हुए और आपको प्रोबेशन एक्ट के अंदर धारा 3 और 4 का फायदा दिया गया है, तो आपको इस फायदे के कारण जो भी किसी मामले में निरर्थता आप पे लागू होती है, जैसे जॉब के मामले में या अन्य कहीं भी मामले में, वो निरर्थता आप पर लागू नहीं होगी, वो हटा दी जाएगी। तो जिसको सजा मिली है और प्रोबेशन पे छोड़ दिया गया था और प्रोबेशन की शर्तों के अनुसार उसने अपना समय गुजार लिया, तो वहां पर वो व्यक्ति जो प्राप्त कर सकता है, भले ही उसका जजमेंट में उसको दोष सिद्ध किया था, उसको प्रोबेशन का फायदा दिया है, तो उससे संलग्न निरर्थता हट जाएगी। हेडिंग्स इंपोर्टेंट है। परिवीक्षित अधिकारी धारा 13 में है, कौन कौन हो सकता है? 3, या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया व्यक्ति हो सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराया व्यक्ति हो सकता है, या न्यायालय को किसी विशेष मामले में न्यायालय कोई व्यक्ति को परिवीक्षित अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए बोल सकती है। तो प्रोबेशन ऑफिसर कौन हो सकता है? हेडिंग इंपोर्टेंट है इस सेक्शन का। उसके अलावा आप सीधा रख लो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हो सकता है फर्स्ट में, दूसरा राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त सोसाइटी का कोई व्यक्ति हो सकता है, सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराया व्यक्ति हो सकता है, तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो न्यायालय को लगता है कि इस मामले में आज के लिए प्रोबेशन ऑफिसर नियुक्त किया का कार्य करने के लिए सौंप दिया जाना चाहिए, ऐसा व्यक्ति हो सकेगा। और प्रोबेशन ऑफिसर किसके अधीन काम करेगा? जिला मजिस्ट्रेट के अधीन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वेरी इंपोर्टेंट है कि धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है या उस जिले में जिसमें अपराधी निवास करता है, जिला मजिस्ट्रेट किसी भी समय पर्यवेक्षण आदेश में किसी स्थान के परिवीक्षित अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। तो जहां पर प्रोबेशन के लिए ऑब्जर्वेशन का आदेश किया था पर्यवेक्षण का, वहां परिवीक्षित अधिकारी को नियुक्त जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है उस प्रॉपर जिले के लिए। प्रोबेशन ऑफिसर जिला मजिस्ट्रेट के अधीन ही कार्य करता है, इसको भी ऑब्जेक्टिव के पर्पज से याद रखना। ये देखो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर मेंशन की गई है, मैंने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लगाया, ये चीज यहाँ लिखी हुई है, परीक्षा अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपना कर्तव्य का प्रयोग करने में जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में होगा। ऑब्जेक्टिव में इसको मान के चलना है कि 50% चांस है कि यह क्वेश्चन आपका निकल के आए कि प्रोबेशन ऑफिसर किसके अधीन कार्य करता है, किसके नियंत्रण में रहता है, तो जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहता है। 14 से हेडिंग उठा लेना, अंदर का बिल्कुल मत पढ़ना कि प्रोबेशन ऑफिसर के कर्तव्य कहाँ बताए गए हैं, धारा 14 में। धारा 15 में परीक्षा अधिकारी लोक सेवक होगा, हेडिंग। 16 में हेडिंग की सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों से संरक्षण मिलेगा। 17 में नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी? केंद्र सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार। नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार
के अनुमोदन से राज्य सरकार या पूर्व लिख लेना, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार नियम बना सके। मतलब नियम तो राज्य सरकार बना रही है, पर केंद्र सरकार का पहले आपको अनुमोदन लेना होगा कि श्रीमान हमने ये रूल बनाए, आप प्लीज इनको देखिए, कोई गलत है तो आप बताइए। राज्य सरकार केंद्र के साथ काम करती है, केंद्र के अधीन होती है कुछ मामलों में, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन से रूल बना सकेगी शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। तो हेडिंग और ये लाइन देख लेना, केंद्र सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार। पीओ एक्ट कहां लागू नहीं होगा, तो पीओ एक्ट में से कुछ चीजों को सेविंग्स में रख लिया गया कि ये पीओ एक्ट इनको प्रभावित नहीं करेगा। एक ऑब्जेक्टिव आया था पिछले 3 साल के अंदर ही कहीं, और यही पूछा था कि पीओ एक्ट किन पर लागू नहीं होता, तो सुधार विद्यालय अधिनियम 1897 की धारा 31 पर लागू नहीं होगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 पर लागू नहीं होगा, और किशोर अपचारी और बोस्टल स्कूल से संबंधित कोई कानून है, किशोर अपचारी से संबंधित जेजे एक्ट है, तो जेजे एक्ट के अपराधियों पर लागू नहीं होगा, और बोस्टल स्कूल से संबंधित कोई लॉ है उसके दौरान जो कन्विक्टेड होते हैं उन लोगों पर लागू नहीं होगा। बोस्टल स्कूल इंग्लैंड में चलता था, जब हमारा क्रिमिनल लॉ इंग्लैंड के अकॉर्डिंग चलता था, तो 4 चीजों पर पीओ एक्ट लागू नहीं होगा। पीओ एक्ट से 4 चीजों को बचा लिया, सुधार विद्यालय अधिनियम की धारा 31, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बदल गया होगा, शायद 1987 का हो गया होगा, देख लेना इसका ना। किशोर अपचारियों का 1988 का है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, और किशोर अपचारियों से संबंधित विधि हो सकती है, या फिर आपको बोस्टल स्कूल से संबंधित विधि उन पर लागू नहीं होगा। और संहिता की धारा 562 को हटा के 360 कर लेना। तो जहां पर ये एक्ट लागू है वहां पर संहिता की धारा, संहिता का मतलब सीआरपीसी का सेक्शन 360 लागू नहीं होगा। तो जहां जहां पीओ एक्ट लागू है वहां पर सीआरपीसी का सेक्शन 360 लागू नहीं होगा। सीआरपीसी का सेक्शन 360 प्रोबेशन और भ्रष्टाचार पर छोड़ने के संबंध में बात करता है। क्लियर है क्या पढ़ना है किस एक्ट से? थोड़ा सा मैंने कई चीजें मेंस के अकॉर्डिंग बता दी, इसलिए क्लास लंबी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हिंदी की क्लास में।